Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will study about lecture number 2. This lecture number 2 would be consist of an overview of lecture number 1. This would be a continuation to the lecture number 2. In our first lecture we studied about business organizations and types of businesses. I would go briefly details in these two types. In the business organizations, we studied about sole proprietorship, partnership and corporations. In sole proprietorship, we studied few advantages and disadvantages. In sole proprietorship, it is the only one person who operate all types of business operations. He is the only person who raise funds. He is the only person who manage each and everything. It is very easy to establish. Only you just bring your cash, bring the assets, brings the money and start your business. You just have an idea, उसको start करना है आपने. आपके पास बेहिसाब examples मौजूद हैं इनकी. आप यहाँ पर मार्केट में देखें, सोल प्रोप्राइटर्स बिजनेस अपना कर रहे हैं, एक छोटी सी शॉप बनाई हुई है और उसको वो ऑपरेट कर रहे होते हैं. बाकी उन्होंने एम्प्लॉइज रखे होते, लेकिन ओनरशिप उस अकेले आदमी की होती है. इसके डिसएडवांटेज में हमने देखा था कि इट हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी. इट मीन्स दैट देयर पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज्ड फॉर द डेट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. इन द पार्टनरशिप बिजनेस दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस को ऑपरेट करते हैं. It has the same characteristics like sole proprietorship. It has few advantages and disadvantages as well. अब advantages में इसके पास ये है कि आपके पास जब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग होंगे तो वो फंड्स को ज़्यादा रेज कर सकते हैं. इसकी फॉर्मेशन या इसकी इस्टेब्लिशमेंट भी सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही आसान है, बिकॉज देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस. But still it has an unlimited liability. Same like sole proprietorship के आपके personal assets को भी use किया जा सकता है for the settlement of the business debts. अब for example organization ने loss sustain किया है तो फिर जितने भी partners होंगे उनके पास अगर कोई ज़ाती बिल्डिंग है, कोई लैंड है या उसका बैंक अकाउंट है तो उसको भी यूटिलाइज किया जाएगा इसके डेट्स की सेटलमेंट के लिए. ये भी उसी तरह आसान है उसको इस्टेब्लिश करना. फॉर एग्जांपल कोई शॉप है वो दो लोग मिलके बना लेते हैं, कोई और इससे बड़ा बिजनेस है वो आराम से बनाया जा सकता है. उसके लिए कोई आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ऑल दो कंपनी पार्टनरशिप एक्ट 1932 एग्जिस्ट, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है जिसको आपको उस पर इम्प्लीमेंट करना पड़े. इसमें इसका फ़ायदा ये भी है सोल प्रोप्राइटरशिप की निस्बत कि जब आपके पास दो लोग होंगे तो उनकी एबिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी. वन पर्सन कैन मैनेज वन एरिया ऑफ बिजनेस, द अदर पर्सन कैन डू द अदर टाइप ऑफ वर्क. इन द कॉरपोरेशन it is more complicated to formulate. Its establishment is a little bit difficult as compared to other two types of organizations. The reason is that it works like a separate business entity. It is just like an artificial person. उसकी वजह ये है कि कॉरपोरेशंस में अलग से अपने एक स्टैम्प यूज़ की जाती है. पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके पास एक इंडिविजुअल जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके नाम से उसकी पहचान होती है, लेकिन कॉरपोरेशंस की उसकी अपनी पहचान होती है. हमारे पास इसकी बेहिसाब एग्जांपल्स मौजूद हैं. आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं,
कॉरपोरेशंस के, जैसे आपके पास निशाद ग्रुप है, जैसे आपके पास अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो अमेज़ॉन ग्रुप है, आपके पास मुख्तलिफ बैंक्स मौजूद हैं जैसे रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है, आपके पास बार्कलेज बैंक हैं, अमेरिकन बैंक्स हैं, या इसके अलावा और पाकिस्तान की एग्जांपल्स बहुत मौजूद हैं। अब इसके लिए प्रॉपर एक आपको फार्मूलेशन चाहिए, उसके स्टेप्स में आपके पास प्रमोटर्स होते हैं जो आइडिया कंसीव करते हैं कि यस दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी वांट टू इस्टेब्लिश। उसके बाद उसको प्रॉपर रजिस्टर करवाया जाता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन में। पाकिस्तान में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसको प्रॉपर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस 1984 आपको प्रोवाइड करता है। इसमें जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यू हैव अ मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिकॉज देयर इज नो लिमिट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। इसमें पार्टनर्स नहीं, हम इसमें मेंबर्स बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि एवरी पर्सन हु इज कंट्रीब्यूटिंग इट्स ओन शेयर, तो उस हद तक वो उस कंपनी का या उस कॉरपोरेशन का मालिक होता है। अब इसमें दो तरह की टाइप्स होती हैं जो हमने पहले नहीं देखी थी। एक आपके पास प्राइवेट कॉरपोरेशंस होती हैं जिसको हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलते हैं, और दूसरी आपके पास पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं। इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इट हैज़ द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक पार्टनरशिप बट अ डिफरेंस इज लिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें मेंबर्स मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम की तादाद 50 होती है, बट यू कैन नॉट ट्रांसफ़र द ओनरशिप टू एनी अदर पर्सन। एक दफ़ा आपने उसकी ओनरशिप ले ली, उसके शेयर्स परचेज कर लिए, अब आप उसको किसी और को उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी मींस के इसमें अगर जो कंपनी है वो लॉस बियर करती है तो जितने भी इसके मेंबर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं उनके पर्सनल एसेट्स को यूटिलाइज नहीं किया जाएगा डेट्स की सेटलमेंट के लिए। दूसरी हमारे पास टाइप आती है कॉरपोरेशंस में पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इट हैज़ अ मिनिमम 7 मेंबर्स एंड देयर इज नो लिमिट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अब उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप जितना मर्जी उसमें फंड्स रेज कर सकते हैं, आप मेंबर्स बढ़ाते जाएं और फंड्स जितना मर्जी लेकर आते जाएं। सो इट मीन्स दैट you have a more resources, then you can manage your work, expand your business operations in a more effective way. And the second characteristic is that it has no restriction on the transfer of ownership. For example, I have shares and I want to sell it to any other person, there is no restriction at all. मैं जिसको चाहूँ उसको सेल आउट कर दूं, मुझे वहाँ से बेनिफिट नज़र आएगा तो मैं उसको सेल कर दूंगा। मैं वहाँ से स्विच करना चाहूँ किसी और ऑर्गेनाइजेशन में तो मैं अपने शेयर्स को सेल आउट करूँगा जो उसको परचेज़ करना चाहेगा, और उसको फिर वो अगर किसी और को सेल करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन प्राइवेट कॉरपोरेशंस में नहीं होता। सो हमने 3 ऑर्गेनाइजेशंस देखी हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, ओनली 1 पर्सन हु ऑपरेट्स ऑल द बिजनेस ऑपरेशंस। इन पार्टनरशिप यू हैव अ मिनिमम 2 मेंबर्स एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट एज वेल। लेकिन नॉर्मली इसमें कहा जाता है कि आपके मैक्सिमम 20 मेंबर्स होने चाहिए, और जब आप बैंक्स के पार्टनरशिप करते हैं, बैंक्स का बिजनेस करते हैं, तो फिर आपके मैक्सिमम लिमिट 10 की होनी चाहिए। एंड द कॉरपोरेशंस में हमने पढ़ा 2 फर्दर टाइप्स। वन इज प्राइवेट लिमिटेड कॉरपोरेशन या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। इन द सेकेंड फेज वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। अब ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस भी कर सकती हैं। नंबर 1 इज़ योर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग में ये है कि ऑर्गेनाइजेशन आपकी, बेशक वो सोल प्रोप्राइटर हो, बेशक वो पार्टनरशिप हो या कॉरपोरेशन हो, रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, उसको प्रोसेस किया जाता है, देन उसको एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। द डिफरेंस इज दैट योर फर्स्ट प्रोडक्ट, योर रॉ मटेरियल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फिनिश प्रोडक्ट। फिर वी हैव अ सेकेंड वन, मर्चेंडाइजिंग या ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि
You just purchase a finished product from one person or one place and sell it to the other person or other place. अब इसमें आप एज ए इंटरमीडियरी काम करते हैं. यू परचेज प्रोडक्ट एट अ लेस प्राइस एंड सेल इट टू द हायर प्राइस. अब जो डिफरेंस है दरम्यान में, दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब यहाँ पर वो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन से परचेज करे फिनिश प्रोडक्ट को, एज ए होलसेलर काम करे और उसको रिटेलर्स को सेल कर दे, और रिटेलर्स आगे फिर अल्टीमेट कंज्यूमर्स को सेल आउट करते हैं. आपके पास थर्ड फॉर्म में सर्विस बिजनेस. इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी फिजिकल प्रोडक्ट. यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. अब आपके पास सर्विसेज मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं. हमने इनकी कल लास्ट हमने लेक्चर में एग्जांपल्स भी देखी थी. वो एग्जांपल्स आपके पास, अब जैसे PIA है, आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि आपको एक जगह से ट्रैवल करवाते हैं और दूसरी जगह आपको पहुंचा देते हैं. होटल्स की एग्जांपल ली थी हमने कि आपको वहाँ पर वो हॉस्पिटैलिटी और लॉजिंग प्रोवाइड करते हैं. आपके पास बैंक्स हैं, बैंक्स आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स हैं, वो आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं. सो these types of business organizations can do the business of merchandising, can do the business of manufacturing and can do the business of services. अब उनकी नेचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह काम करना चाहते हैं उसमें. Then we studied about business strategies. Basically, business strategy is a plan of action that will help to the business organization to get a competitive advantage from their competitors in the market. आपने इस तरह की अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि आप अपने कंपेटिटर से मार्केट में compete करें, अपना मार्केट शेयर ज़्यादा रखें. तो आपकी इस तरह की स्ट्रेटजीज होनी चाहिए. उनमें आपके पास फर्स्ट वन इज लो कॉस्ट स्ट्रेटजी, दैट यू हैव टू प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट एट अ लो कॉस्ट with the same characteristics and with the same quality as compared to your competitors. आपके जितने भी मार्केट में जो कंपनीज हैं आप ही की तरह की प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो आपने अपनी ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है कि आपकी कॉस्ट कम से कम हो और आपकी जो क्वालिटी है वो बाकी कंपनीज की प्रोडक्ट्स के बराबर हो. उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब कम प्राइस पर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप उसको फिर कम प्राइस पर भी सेल करेंगे. It means that with the less price you are attracting new as well as existing customers. Third one is differential strategy. Differential strategy में आप अपने products के features को competitor की products के features से differentiate कर रहे होते हैं. For example, आप iPad की example लेते हैं. एप्पल कंपनी जो बना रही है उसके फीचर्स दे आर ऑलमोस्ट डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइप्स ऑफ बिजनेस आईपैड्स. इन डिफरेंशियल स्ट्रेटजी यू आर प्रोड्यूसिंग योर प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम द कंपेटिटर्स प्रोडक्ट. उसमें आप फीचर्स उसके डिफरेंट रख रहे होते हैं. अब इसकी एग्जांपल हमने ली थी आईपैड की जो एप्पल कंपनी बनाती है. उसके फीचर्स बाकी कंपनी के आईपैड से डिफरेंट हैं. उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप यहाँ पर अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि इसके फीचर्स कंपैरेटिवली दूसरी प्रोडक्ट की कंपनी के प्रोडक्ट से डिफरेंट है. तो दैट इज़ योर डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द बिजनेस स्टेक होल्डर्स. हु आर एक्चुअली द स्टेक होल्डर्स? वी स्टडीड अबाउट the owners who are stakeholders, your creditors, they are the stakeholders, customers, they are the stakeholders, and government agencies, they are the stakeholders, because they have direct or indirect interest in the successful of the business. We differentiated the stakeholders into two parts, internal stakeholders and external stakeholders.
Internal stakeholders are those who are involved in the overall business operations of the organization, in which we have owners, because they are much more interested for the successful of the organization. उन्होंने बिजनेस के ऑपरेशंस को देखना होता है, ओवरलुक करना होता है, उसको कंट्रोल करना होता है, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द फंड्स. उन्होंने फंड्स प्रोवाइड किए होते हैं. देन वी हैव मैनेजर्स, बिकॉज मैनेजर्स हैव टू टेक डिसीजंस. अब जब उनका डिसीजन बेहतर होगा तो इट मीन्स द बिजनेस विल ऑटोमेटिकली ग्रो. अगर उनके डिसीजंस ठीक नहीं होंगे तो फिर उनका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा. फिर आपके पास एम्प्लॉइज, because that is a part of managers are the part of employees, but we have taken it separate. Employees ने सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में अहम पार्ट प्ले करना होता है. अब अपना कैरियर एक्सेल करना है, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेल करेगी. तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं है तो फिर उनका कैरियर भी एक्सेल नहीं कर सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकते. एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में आपके पास कस्टमर्स हैं, बिकॉज कस्टमर्स ऑलवेज वांट्स यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. आपके पास बेहिसाब एग्जांपल्स मौजूद हैं इनकी, कि आपके पास एक सिंपल डेस्कटॉप था, वो आपका सिर्फ एक जगह पे रहता था, उसकी पोर्टेबिलिटी नहीं थी. नाउ यू हैव अ पोर्टेबिलिटी विद विच स्टार्टेड फ्रॉम द लैपटॉप, अ बिग लैपटॉप, फ्रॉम स्मॉल लैपटॉप to iPad, and now we are using a computer in our mobiles, because you are connected all the time with the market, you are all the time connected with the business products. आप बिजनेस कर रहे हैं, आप घर में बैठे हुए कुछ भी कर रहे हैं, आप बाजार में, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप हर वक्त अपने बिजनेस के साथ कनेक्ट रह सकते हैं. तो बीइंग ए कस्टमर आपको एक नई प्रोडक्ट मिल रही है जो आपके लिए यूज़र फ्रेंडली है. आप बैंक्स की एग्जांपल ले सकते हैं. पहले आपको एक चेक विड्रॉ करना पड़ता था तो आपको एक लंबी लाइन में जाना पड़ता था. अब आपके पास एटीएम कार्ड है, आप सिंपल उस एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन के अंदर इंसर्ट करते हैं, कोड लिखते हैं, कैश चाहिए आपको फ़ौरन कैश मिलती है. देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द टाइम ऑफ द बैंक. यू कैन गो इन द एटीएम मशीन and you just insert your card, write a pin code, and then you can get the money. आप रात को 1 बजे जाएं, सुबह 10 बजे जाएं, आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसफुलनेस में कस्टमर्स ने बहुत अहम रोल प्ले किया. देन वी हैव अ क्रेडिटर्स. Creditors are also more concerned about the successfulness of the organization, because these creditors provides funds to the organization. उनको बिजनेस ऑपरेशंस के लिए फंड्स चाहिए होते हैं. अब जितनी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, जितने उसके ऑपरेशन सक्सेसफुल होंगे, इतने ही क्रेडिटर्स की उनके ऊपर जो क्रेडिबिलिटी है वो बेहतर होगी. क्रेडिटर्स को प्रॉपर एक रिटर्न मिलेगा उनकी इन्वेस्टमेंट का, इंटरेस्ट की फॉर्म में. अदरवाइज अगर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली जो क्रेडिटर्स है वो लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे. द लास्ट वन इज गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज, बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ टू सी दैट प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर इम्प्लीमेंटेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. क्या उन्होंने वो सारे के सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया है जो सोसाइटी के लिए बेहतर है? क्या कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा कि जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो? इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट ने चेक करना होता है. सो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स. सो वी हैव सीन 2 स्टेक होल्डर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. Internals are involved in the internal operations of the organization, whereas external have to look to the successfulness of the organization. They cannot interfere in the operations, but they have to oversee that organization is working with the best interest of these external people or external stakeholders.
Then we have gone through from the process of providing information. In our previous lecture, we have seen that there were two common things in all types of organization, whatever the type of business they are doing. Number one, they have organizational goals, and number two, they need information. We have seen that when there is a profit-making organization, there is a goal to earn a profit, whereas non-profit making, they have to provide services to the community. The second one was they need information, whatever the types of organization is it, because they have to take decisions. Decision means you have to choose from the alternatives. Now, in the process of providing information, we need to identify the stakeholders. Who are actually your stakeholders? Your external stakeholders or internal stakeholders? Because we have to classify the need of both stakeholders. Then we assess stakeholders' information needs. आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए और इंटरनल स्टेक होल्डर्स को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए. जब तक हम इनको सेपरेट नहीं करेंगे, हम इंफॉर्मेशन को प्रॉपर फ्लोट नहीं कर सकते. आपके पास एक बल्क होता है इंफॉर्मेशन का, जिसको आपने उनकी ज़रूरियात के मुताबिक प्रोवाइड करना होता है. थर्ड वन, you need to design accounting information system. This accounting information helps the organization to provide information according to the need of your stakeholders. External stakeholders को जो information चाहिए है वो आपको external के मुताबिक provide करेंगे. Internal stakeholders को जो information चाहिए वो आपको उसके मुताबिक provide करेगा. So तीसरे step में आपने एक accounting information system बनाना होता है. Fourth one, record economic data about business activities and events. आपने जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बना लिया तो फिर आप उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं कि कोई भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है तो आपने उसको रिकॉर्ड करना है, जिसका आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पर फर्क पड़ता है, जो आपके स्टेक होल्डर्स के डिसीजंस पर इफेक्ट करेंगे. अब आपके पास इंटरनल स्टेक होल्डर्स में आपके ओनर्स ने डिसीजन लेना है, आपने वो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी होगी. आपके मैनेजर्स ने डिसीजन लेना है, आपने उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी. एम्प्लॉयज़ ने डायरेक्ट ऑपरेट करना है तो आपने उनको उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी. आपके जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, आप उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसफुलनेस के बारे में बता रहे हैं. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एजेंसीज देखेंगी कि क्या ये प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. आप उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और वो आपका जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो बता रहा है. आपके क्रेडिटर्स को ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर सक्सेस में जा रही है, ये प्रॉफिट अर्न कर रही है, इसके रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, जिसका फ़ायदा ये होगा कि वो उन पर प्रॉपर एक एतमाद कर सकेंगे, ताकि उनको लोन भी प्रोवाइड करें कि हमें वाकई वापस में उसकी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिलेगा. कस्टमर्स ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, ये नई से नई प्रोडक्ट लेकर आ रही है. फाइनल, प्रिपेयर इकोनॉमिक रिपोर्ट्स फॉर स्टेक होल्डर्स. अब आपने जितनी भी चीज़ें ये कलेक्ट की हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में, इकोनॉमिक डाटा को रिकॉर्ड किया है, उसको आपने एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रोड्यूस करना है, सो दैट दीज रिपोर्ट्स शुड बी अंडरस्टैंडेबल फॉर बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्टेक होल्डर्स. आपने एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को एक प्रॉपर फॉर्म में बताया जो किसी के साथ भी वो कंपेयर कर सकते हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, एनालिस्ट उसको देख सकते हैं. इंटरनल अपने मुताबिक बनाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मुताबिक डिसीजंस लेने होते हैं. सो दिस इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर्स. देन वी हैव गॉन थ्रू अबाउट अ पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन. व्हाट इज एक्चुअली अ पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन? We have seen that creditors need information to know that should they extend loan to the organization and for how long they should extend this loan. कितना लंबा अरसा हो कि जिसके लिए हम इसको लोन प्रोवाइड करें और उसके अगेंस्ट कितना कोलैटरल लें या ना लें.
ओनर्स वांट्स टू नो अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही। गवर्नमेंट एजेंसीज के बारे में आपको बताया मैंने कि उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि प्रॉपर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या सोसाइटी के लिए कोई हार्मफुल तो नहीं काम कर रहे, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं प्रोड्यूस कर रहे जो क्रिमिनल एक्टिविटी में आती है, कोई उनके ऑपरेशंस तो ऐसे नहीं है जिससे प्रॉपर कोई हार्मफुल एक्टिविटी जनरेट होती हो जो सोसाइटी के लिए डेंजरस हो। कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए नई प्रोडक्ट्स के बारे में जो उनका लाइफस्टाइल बेहतर करे, जो उनके लिए ज़िंदगी आसान करे। Then we have gone through about the purpose of accounting. Basically, accounting is using the numbers to help the organization to make their decisions. आपने इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है स्टेक होल्डर्स को ताकि वो उसके मुताबिक डिसीजंस ले सकें। इंटरनल ने अपने मुताबिक लेनी है और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स ने अपने मुताबिक लेनी है। तो अकाउंटिंग का पर्पज़ ये है कि आपने इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है उन लोगों के पास जिन्होंने डिसीजंस लेना है। देन अकाउंटिंग सिस्टम आपको बताता है कि आपने कॉस्ट के डाटे को एक्यूमुलेट करना है और फिर उसको मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड कर देना है। जो जिस ब्रांच से रेलेवेंट होगी वहाँ पे इंफॉर्मेशन जाएगी, जो दूसरी ब्रांच से रेलेवेंट होगी वहाँ पे चली जाएगी इंफॉर्मेशन। देन फाइनली we started our accounting. Accounting is basically identifying information wherever it is exist which has an financial value. आपके पास उससे कोई फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज है, आपने उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। Then you have to analyze that information whether it's relevant or not. Then you summarize that information कि जो रेलेवेंट होगी, जो आपकी डिसीजन मेकिंग पर इफेक्ट करेगी, आपने उसको अलग से रख लेना है, जिसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं उसको सेपरेट कर देना होता है। Then you interpret information. Interpret means कि आपने उस इंफॉर्मेशन को उस टर्म्स में लेके आना है जो आपके स्टेक होल्डर्स को अंडरस्टैंडेबल हो। इसलिए आप मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैनेजर को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, अगर वो अकाउंट्स को नहीं जानता तो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक उसको देनी होती है। और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को आपने जो वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसके मुताबिक देनी होती है, जिसके लिए आपके प्रॉपर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। फाइनली यू रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन, आप उनको प्रॉपर फॉर्मेट्स में वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक प्रॉपर एक रिपोर्ट कर रहे होते हैं आपको कि ये हमारे सक्सेसफुलनेस रही है और हमने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके बाद हमने ये डिसीजंस लिए और फाइनल उसके रिजल्ट ये रहे। सो फर्स्ट यू आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन, you analyze information, you measure information, you interpret information, and finally communicate information for decision making. This is a total process of accounting system. In accounting system, we studied basically two types: financial accounting and managerial accounting. In financial accounting, we establish basically 4 financial statements: balance sheet, income statement, cash flow statement, and statement of changes in owner's equity. In balance sheet, it shows a financial position of the organization for a specific point in time. इसको बड़ी हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में देखा था। एक जस्ट ओवरव्यू बताऊंगा आपको इसके बारे में कि जब से ऑर्गेनाइजेशन ने बिजनेस स्टार्ट किया उस वक्त से लेके टिल डेट तक, वो डेट आपकी फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर है, बिजनेस ने 1 जनवरी 2005 को स्टार्ट किया काम और अब 31 दिसंबर 2011 है। तो अब 31 दिसंबर 2011 तक उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इन पूरे 6 सालों में। देन वी स्टडीड अबाउट इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट shows net results of your business operations for a specific period of time.
नेट रिजल्ट्स मीन्स कि आपका प्रॉफिट भी हुआ है या हो सकता है आपने लॉस सस्टेन किया हो। फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम का मतलब कि उस खास अरसे में, वो खास अरसा आपका 1 साल हो सकता है, बिकॉज वी क्वांटिफाई द टाइम। आपका सेमी एनुअल हो सकता है 6 मंथ्स, आपके क्वार्टर 3 मंथ्स हो सकते हैं, आप 1 मंथ का चेक करना चाहते हैं, आप 1 वीक का चेक करना चाहते हैं, और इवन मे बी यू वांट टू चेक नेट रिजल्ट्स ऑफ योर बिजनेस ऑपरेशंस फॉर अ 1 डे, कि आज ऑर्गेनाइजेशन ने क्या काम किया, उसके नेट रिजल्ट्स हमें क्या रहे, हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट शोज बेसिकली इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश, एंड देन after that you get now total we have a net cash at this time। आज हमारे पास इतनी कैश मौजूद है, इस स्पेसिफिक पीरियड में हमारे पास कितनी कैश का इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, और नेट कैश इस वक्त हमारी कितनी अवेलेबल है। देन फोर्थ वन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी। ओनर्स ने जितना भी इन्वेस्ट किया होता है उसमें वो कभी विदड्रॉ करता है, कभी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करता है, और ये कंटिन्यूसली पूरा साल चलता रहता है काम। तो ये स्टेटमेंट आपको बताती है कि आपकी इस खास अरसे में, स्पेसिफिक पीरियड में आपने कितनी चेंजेस की और इस वक्त आपका इस कैपिटल कितना है। सो इट शोज चेंजेस ऑफ योर टोटल इक्विटी, कंट्रीब्यूटेड इक्विटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली आपकी होती एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, कि आप एक्सटर्नल यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। द सेकंड ब्रांच इज मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग में आप जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं दैट इज प्योरली यूज्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स द मैनेजर्स टू मेक देयर डिसीजंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपका एक्सटर्नल से कोई ताल्लुक नहीं होता। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपने काम करना है और उसके मुताबिक आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। और थर्ड वन, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेसिकली अ टोटल कॉस्ट एक्यूमुलेशन दैट इज यूज्ड बोथ इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। इसके हमने एग्जांपल ये भी देखी थी कि जब आप इन्वेंट्री के डाटे को यूज करते हैं तो आपकी बैलेंस शीट में आता है, एंड बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और जब आप कोई डिसीजन ले रहे होते हैं इन्वेंट्री के बारे में, उसकी कॉस्ट के बारे में, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर मैनेजरियल अकाउंटिंग। अब एक चीज यहां पर आपको मैं बताता चलूं कि इससे पहले हमने देखा था इंटरनल स्टेक होल्डर्स में ओनर्स। जब हम कॉरपोरेशंस की बात करते हैं, जो हमारी तीसरी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपके ओनर्स को सेपरेट ट्रीट किया जाता है मैनेजमेंट से। दे आर कंसिडर्ड द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। यहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं क्योंकि इसके बाद हमारा जितना भी काम चलेगा वो इसमें ही आएगा कि आपके जितने भी ओनर्स होते हैं वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में उनको शामिल किया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जितने भी ओनर्स हैं कॉरपोरेशंस में वो फंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ रखते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। वो एम्प्लॉयज़ बेसिकली आपके प्रॉपर एक्सपर्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। ओनर्स में ये एक्सपर्टीज़ नहीं होती क्योंकि एक लार्ज स्केल है, लार्ज स्केल को चलाने के लिए उनके पास उस तरह की एक्सपर्टीज़ नहीं होती, जिसलिए वो प्रॉपर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। उनका एक चेयरमैन होता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके सीईओ को बनाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बनाता है। वो फिर सारे का सारा आपके बिजनेस ऑपरेशंस को रन करता है। अब ऑनर्स यहाँ पर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होता है, फिर आपके पास टॉप मैनेजमेंट, फिर आपके पास मिडिल मैनेजमेंट और फिर लोअर मैनेजमेंट और फिर एम्प्लॉयज़, ये सारे के सारे फिर इंटरनल स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं और ऑनर्स को आप एक्सटर्नल में शामिल कर देते हैं। फिर ऑनर्स ऑपरेशंस में इंटरफेरेंस नहीं करते, सिर्फ उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू ही इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके बिजनेस के ऑपरेशंस ये रहे हैं। आपने प्रॉफिट अर्न किया, आप उसको इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बता रहे होते हैं। आपने लॉस सस्टेन किया, वो आप इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बता रहे होते हैं। इस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन की कैसी है, ओनर्स को आप बैलेंस शीट के थ्रू बता रहे होते हैं। आपके पास
कैश कितनी आई, इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कैश का कितना हुआ, वो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू बता रहे होते हैं। और फाइनली उनकी जो कंट्रीब्यूशन है कि कितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, कितना विड्रॉ किया फंड्स को, अपने कैपिटल को, उसको फाइनल आप बता रहे होते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी के। अब इसके अलावा जितना भी हमारा काम चलेगा वो सारे का सारा हम ओनर्स को एज ए एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स ट्रीट करेंगे। देन वी डिफरेंशिएटेड with the 4 points between financial accounting and managerial accounting, because this is very important to understand. First one is users of information. We have already in detail discussed about users, who are the actually users of financial accounting and who are the users of managerial accounting. Your management, your employees, they are all users of managerial accounting information. Whereas फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके एक्सटर्नल यूजर्स होंगे। आपके एक्सटर्नल यूजर्स में अब आपके ओनर्स होंगे, गवर्नमेंट एजेंसीज होंगी, क्रेडिटर्स होंगे या कंसल्टेंसी कंपनीज हो सकती हैं। देन इन मैनेजरियल अकाउंटिंग देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशंस रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग देयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। आप किसी भी तरह के फॉर्मेट में बना सकते हैं। आपका फॉर एग्जांपल मैनेजर को इंजीनियर है and he or she is asking about the overall information about the organization, तो आप उनको फिर वो जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं हो सकता है उसमें ना बताएं, वो आपसे एक्सपेक्ट ना करता हो कि आप अकाउंटिंग टर्म्स में बताएं। आप जनरल बताएं कि जी हमारा रेवेन्यू कितना चल रहा है, हमारे एक्सपेंसेस कितने कितने हो रहे हैं। आप उसको उसके मुताबिक उसकी फॉर्म में बता रहे होते हैं। वेयर एज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग यू हैव टू कंफर्म अबाउट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, international financial reporting standards, generally accepted accounting principles, because your external stakeholders have to verify the financial data maybe with the other organizations. They make a comparison with your organization and maybe some other your competitors. So when there is a harmonization, they can easily compare it. Harmonization can only be done with the proper standards, and these are accounting standards which helps the external stakeholders to make a comparison. Then in the source of data in managerial accounting can be from basic accounting system or maybe from other sources. इसकी एग्जांपल ये हो सकती है, क्योंकि मैनेजर्स ने डिसीजंस लेने होते हैं तो वो एक तो बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, प्लस वो मार्केट की इंफॉर्मेशन भी लेंगे कि मार्केट में इस वक्त क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रही है, हमारा कंपेटिटर कौन सा है, कौन सी मार्केट में प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है। आपके पास बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंसी आपकी बिजनेस की होगी, लेकिन अदर सोर्सेज में आपके पास इंफॉर्मेशन मार्केट की भी होगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। वेयर एज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग द इंफॉर्मेशन इज प्योरली बेस्ड फ्रॉम द अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें आप अदर सोर्सेज यूज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ आपका इसमें डाटा होगा जो अकाउंटिंग सिस्टम से लिया जाएगा। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, इससे कोई कंसर्न नहीं है कि मार्केट में क्या हो रहा है। दे हैव टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, whether it is going good or whether it's going bad. Finally, nature of reports. Reports can be made in any format in the managerial accounting. No rules and regulations are required. इसमें आपके पास रिपोर्ट्स में आपका पास्ट डाटा, आपका प्रेजेंट डाटा प्लस आपकी एंटिसिपेटेड इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट की जा सकती है। Whereas in financial accounting there is only and only past data included, कि इस अरसे तक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या काम किया है। आपकी नॉर्मली फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स जो कंप्लीट होती हैं, कंपाइल होती हैं, वो 31 दिसंबर इन एवरी ईयर, लेकिन उसकी फिर प्रॉपर ऑडिट होता है, उसके लिए 3-4 माह लग जाते हैं। आपके अप्रैल तक, नेक्स्ट ईयर के अप्रैल तक आपकी वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो उसमें सारे का सारा आपका पास्ट डाटा होता है कि पिछले साल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या परफॉर्म किया, उसकी नेट रिजल्ट्स क्या रहे, इनकम स्टेटमेंट,
उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रही, बैलेंस शीट, उसकी इस वक्त कैश कितनी अवेलेबल है, फंड्स उसके पास कितना मौजूद है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और ओनर्स की इस वक्त क्या सिचुएशन है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ओनर्स इक्विटी। और फिर इसकी सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन होती है जिनको हम नोट्स कहते हैं, जो पूरी की पूरी डिटेल के साथ आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नाउ वी हैव गॉन थ्रू सम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। विदाउट दीज प्रिंसिपल देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस होगा तो उस पर ये प्रॉपर आपके प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट होने चाहिए, अदरवाइज वो आपकी बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इसी को हमने लास्ट टाइम डिटेल में देखा था। बेसिकली इसकी रेपिटेशन इसलिए की जा रही है कि हमारा स्टार्ट के ये लेक्चर चल रहे हैं, जब तक ये हमें क्लियर नहीं होंगे उस वक्त तक हम आगे ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर सकते। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो इन फर्स्ट वन इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। Business entity concept explains that you have to provide information which is relevant to the business. Business से relevant जो information नहीं है आपने उसको business में शामिल नहीं करना। आप कोई private अपना काम कर रहे हैं तो that would not be the part of business. आपने कोई private activity की है, आपने personal कोई चीज़ purchase की है तो that would be your personal, not from the business perspective. जो बिजनेस से रेलेवेंट होगा आपने सिर्फ और सिर्फ वो इंक्लूड करना है, जो बिजनेस से रेलेवेंट नहीं है आपने उसको इंक्लूड नहीं करना। सेकंड वन इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। दैट इज एक्चुअली एन एक्सचेंज प्राइस के जिस पर आपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को परचेज किया होता है। वो बेसिकली आपकी एक वैल्यू बता रही होती है कि इसकी वैल्यू क्या है, आपने जिस पर परचेज किया। अब प्राइस और कॉस्ट का डिफरेंस ये है कि आपकी जो प्राइस होती है उसमें आपका प्रॉफिट इंक्लूड होता है, कॉस्ट में आपका प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता। वो सारे का सारा वो डाटा होता है जो आपने उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के अगेंस्ट पे किया होता है, तो आपने उसको इंक्लूड करना है जो आपने पे किया होता है। थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कि यू हैव टू मेक योर ट्रांजैक्शन विद द प्रॉपर ऑब्जेक्टिविटी एविडेंसेस। आपके प्रॉपर ऑब्जेक्टिव एविडेंस होने चाहिए। जब तक आपका वो एविडेंस नहीं होगा तो आप उसको अपने बिजनेस में शामिल नहीं कर सकते। आप सिंपल ये नहीं कह सकते कि जी ये बिजनेस हुआ, ये बिजनेस हुआ, ये ट्रांजैक्शन हुआ। उसके प्रॉपर एविडेंस होगा तो आप उसको इंक्लूड करेंगे, एविडेंस नहीं होगा तो आप अपने बिजनेस में उसको शामिल नहीं कर सकते। फोर्थ वन इज योर यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कि यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ योर assets, liabilities in proper monetary terms। वो monetary terms आपके डॉलर्स भी हो सकते हैं, वो monetary terms आपके पाक रुपीज़ भी हो सकते हैं, पाउंड स्टर्लिंग भी हो सकते हैं, जैपनीज येन भी हो सकते हैं। आप सिंपल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये नहीं लिख सकते कि वन बिल्डिंग, यू हैव टू गिव द वैल्यू एंड वैल्यू शुड बी इन एनी मॉनेटरी टर्म। यू कैन नॉट राइट दैट दिस इज अ फर्नीचर इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। You have to give the value and value can be interpreted maybe in the dollars। जब आप इंटरनेशनल कर रहे हैं पाकिस्तान में पाक रुपीज़ में लिखेंगे। जब आप पाकिस्तान के फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देखते हैं तो उसमें सारे डेटा आपका पाक रुपीज़ में होता है। वो पाक रुपीज़ का मतलब उसकी वैल्यू को बता रहा होता है। और अगर आप कोई यूरोप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठा के देखते हैं तो आपको वहाँ पर डाटा मिलेगा यूरो में। अगर यूके बेस्ड है तो आपको पाउंड स्टर्लिंग में मिलेगा। अमेरिकन बेस्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका फाइनेंशियल डाटा उठा के देखते हैं तो यू विल फाइंड द वैल्यू इन डॉलर्स। So these are the basic 4 concepts. There are a lot of other concepts as well, but we have included only 4 concepts which based upon your business. इनके बगैर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस टर्म में नहीं कह सकते, because that should be your business should be separate from the your personal activities. Then we have gone through from the accounting equation. We have seen techniques of calculating your assets, your liabilities, your owner's equity. We have seen that basically assets are the economic resources of the organization.
वो आपके जो कैश के इनफ्लोज को इंक्रीज करते हैं, आपके रेवेन्यू को जनरेट करने में आपकी हेल्प करते हैं। These assets are funded either from the liabilities or from the owner equity or maybe from the both. अब डिपेंड ये करता है कि आपने लिवरेज कितनी क्रिएट की है इसकी। हो सकता है आपने एसेट्स को फंड किया हो टोटल इक्विटी के साथ, या फिर आपने सारे का सारा पैसा जो है वो कर्ज में लिया, या फिर आपने लिवरेज बनाई है कि 50 कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम द लाइबिलिटीज, 50 कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम द ऑनर्स इक्विटी। तो ये बाद में फिर हम उसको देखेंगे इसकी लेवरेज कैसे कैलकुलेट की जाती है और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये लेवरेज कितनी बनती है, क्योंकि कुछ ऑनर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कम पैसा लगाएं और ज़्यादा लोन लें। उसका फ़ायदा क्या होगा आपको कि वो उनको सिर्फ एक इंटरेस्ट की अमाउंट पे करनी पड़ेगी। दैट इंटरेस्ट कुड बी मे बी 10%, 15%, whereas if you earn profit maybe more than 20%, so that would directly go to the owners. अब 10% इंटरेस्ट कहाँ है और आपका 20% का प्रॉफिट कहाँ है, तो बाकी की सारी रकम आपके पास आएगी प्रॉफिट की। In our last lecture we made basic for 8 transactions. ये बेसिक ट्रांजैक्शंस आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन पर कैसे इफेक्ट करती हैं इसको हमने देखा था। We would go step by step in each again so that we should be in a position to understand a complete accounting equation. इस अकाउंटिंग इक्वेशन से ही आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, इस अकाउंटिंग इक्वेशन से ही फिर आगे आपके जितने भी अकाउंट्स हैं वो बनते हैं। जब तक हमें अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हम नेक्स्ट आगे कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपके पास पहली ट्रांजैक्शन जो हमने की थी दैट वाज अबाउट जावेद इकबाल डिपॉजिट्स ₹25,000 इन अ बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ अपॉर्चुनिटीज इनकॉर्पोरेशन। हमने अपॉर्चुनिटीज इनकॉर्पोरेशन एक अपने बिजनेस का नाम रखा और 25,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब वी नीड अ ह्यूज अमाउंट बट फॉर अ वेरी सिंपल इक्वेशन वी आर यूजिंग जस्ट 25,000 रुपीज सो दैट वी शुड बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड बेसिक द कॉन्सेप्ट। अब इसकी हमने ट्रांजैक्शन की थी, ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी। कैश ऐड हुआ 25,000 से और यहाँ पर आपका कैपिटल 25,000 से ऐड हुआ। सो योर एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू योर liabilities plus owner equity, but at that time we do not have any liabilities. So your cash is 25,000, that is an asset contributed by the owner in the form of capital. पहली ट्रांजैक्शन हमारी ये हुई। देन सेकेंड ट्रांजैक्शन हमारी थी कि अपॉर्चुनिटीज इनकॉर्पोरेशन एक्सचेंज ₹20,000 फॉर लैंड। अब उस कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं जो हमने गैप का देखा था कि ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, कि जो भी आपने एक्टिविटी करनी है दैट शुड बी रेलेवेंट टू द बिजनेस। जो बिजनेस से हट के होगी दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर बिजनेस। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज इनकॉर्पोरेशन का नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि हर चीज़ रेलेवेंट हो आपकी बिजनेस से। नाउ अपॉर्चुनिटीज इनकॉर्पोरेशन एक्सचेंज ₹20,000 फॉर लैंड। नाउ अपॉर्चुनिटीज इनकॉर्पोरेशन परचेज लैंड फॉर कैश at ₹20,000. अब एक्सचेंज मीन्स अगेन अ कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ गैप कि 20,000 के अगेंस्ट आपने लैंड को परचेज किया। फिर इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट का था कि रुपीज वी यूज्ड ₹20,000, रुपीज RS दैट इज अ मॉनेटरी यूनिट। अब आपके पास इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। एक तो आपका एक्सचेंज प्राइस यानी वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट जिसके अगेंस्ट आपने प्रोडक्ट परचेज की है, आपने कॉस्ट बेयर की है 20,000 की। दूसरा आपके पास मॉनेटरी यूनिट्स ₹20,000 और ये भी आपका बिजनेस से ही रेलेवेंट है। और इसमें फिर ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट आपका ये है कि प्रॉपर एक एविडेंस है
कि आपने एक लैंड को परचेज किया, उसके अगेंस्ट आपने कैश ऐसे ही नहीं पे कर दी किसी को। यू प्रॉपरली परचेज्ड अ लैंड वॉज योर ऑब्जेक्ट, प्रॉपर एक एविडेंस था आपके पास। तो अब यहाँ पर ऑलमोस्ट हर ट्रांजैक्शन में आपको वही 4 कॉन्सेप्ट्स नज़र आएंगे। आपको यहाँ पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी नज़र आएगा, अपॉर्चुनिटीज इनकॉर्पोरेशन का। कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको नज़र आएगा कि उसकी वैल्यू क्या थी, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट भी नज़र आएगा, और फिर मॉनेटरी यूनिट भी नज़र आएगा। हर एक ट्रांजैक्शन में होगा। अब सेकंड ट्रांजैक्शन हमारी थी, वी परचेज्ड अ लैंड for rupees 20,000. So at that time we deducted 20,000 from cash and added 20,000 in the land. So there was no change in the owner's equity. एक साइड पर आपने एसेट को परचेज किया, दूसरी साइड पे आपने एक एसेट को अपना डिक्रीज किया। एक एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है। ये दूसरी ट्रांजैक्शन हमने की है। देन in the third transaction during the month, Opportunities Incorporation purchased supplies for rupees 1,350. अब यहाँ पर वो सप्लाईज हो सकता है इसमें आपके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हों, छोटे छोटे कंपोनेंट्स हों जो बिजनेस ऑपरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। दे परचेज सप्लाईज 1,350 एंड एग्री टू पे द सप्लायर्स इन द नियर फ्यूचर। अब आपके पास यहाँ पर एक चीज़ आ रही है नियर फ्यूचर, कि इट मीन्स दैट द ओनर इज नॉट पेइंग एनी कैश, कोई भी कैश पे नहीं की जा रही, उससे एग्री किया जा रहा है कि वी वुड पे कैश मे बी इन द नियर फ्यूचर। अब इसकी ट्रांजैक्शन कैसे की गई है, आपके पास सप्लाईज ऐड हो गई, दैट इज अ पार्ट ऑफ एन एसेट। आपने 1,350 सप्लाईज में ऐड किया और उधर से फिर आपकी लाइबिलिटी 1,350 ऐड होगी। अब आपके एसेट्स फाइनेंस किए जा रहे हैं लाइबिलिटीज़ के साथ भी और ऑनर्स इक्विटी के साथ भी। रेशियो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत डिफरेंट है कि 25,000 कैपिटल ऑनर्स ने कंट्रीब्यूट किया और आउटसाइडर से आपने 1,350 लिए, जो फाइनेंस कर रहे हैं आपके कैश को भी, जो फाइनेंस कर रहे हैं आपके सप्लाईज को भी, और जो फाइनेंस कर रहे हैं आपके लैंड को भी। अब आपके पास यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। आपने साथ साथ ये भी चेक करना है कि योर एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू योर लाइबिलिटीज। इफ वी एड अप 25,000 in liabilities 1,350, we have 26,350, and we also add 5,000 plus 1,350 and plus 20,000. This would be equal to your 26,350. आपकी यहाँ तक equal आ रही हैं। Then we go back again and we go for a fourth entity. Opportunities Incorporation provided services to the customers, earning fees of rupees 7,500 and received the amount in cash. अब यहाँ पर एक और आपके पास एक ट्रांजैक्शन है। That transaction explains that you are doing the business of services. You are not doing any product, you are not producing any product, you are not doing the business of trading. You are doing a third type of business, that is services. आपने सर्विसेज परफॉर्म की, हो सकता है आप कंसल्टेंसी फर्म सर्विसेज दे रहे हो, 7,500 की आपने सर्विसेज प्रोवाइड की। अब उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी, आपके पास कैश 7,500 की आई है और यही आपका कंट्रीब्यूट कर रहा होता है कैपिटल को। सो वी एड अप 7,500 इन कैश and we also add up 7,500 in capital. So your capital is increased with the 7,500, that is total now 32,500, and your cash is increased with the 12,500. अब आपके पास टोटल ये वैल्यूज आ चुकी हैं। कैश आपके पास इंक्रीज हुई, no change in the supplies, no change in the land, no change in the liabilities, and there is a change in the capital which is increased. Again we would go back in the fourth transaction. We see Opportunities Incorporation paid the following expenses: wages 2,125, rent 800, utilities 450, and miscellaneous expenses
275। अब आपके पास ये टोटल एक्सपेंसेस हैं जिनको आपने बेयर किया। अब यहाँ पर एक चीज़ का डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड एक्सपेंस। सम टाइम वी यूज इंटरचेंजिंगली बोथ ऑफ द वर्ड्स बट दीज आर टोटली डिफरेंट। एक्चुअली cost is a replacement value of any product or service. It is actually a value of any product or service. या इसको एक्सचेंज वैल्यू हम कहेंगे। हमने देखा था कॉस्ट कॉन्सेप्ट में, गैप के कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि कॉस्ट इज एन एक्सचेंज प्राइस, कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेज की, उसके अगेंस्ट आपने कुछ पे किया, दैट इज योर वैल्यू, value of your product or service, whereas expense is that amount in which you have obtained your benefit, you have gained your benefit, आप उससे benefit ले चुके होते हैं तो तब वो आपका expense बनता है। इससे पहले वो आपकी cost है, आपने supplies purchase की, इस्तेमाल नहीं की तो आपकी cost है, part of your asset। जब आप उससे benefit ले चुके होंगे तो that becomes your expense। अब आपके पास यहाँ पर wages, आपने अपने लेबर से काम लिया और उसके अगेंस्ट आपने उसको पे किया तो दैट इज योर एक्सपेंस, कि आप यू हैव ऑलरेडी टेकन द वर्क फ्रॉम दैट पर्सन। रेंट आपने पे किया 800 का, आपने वो टाइम वहाँ पर यूटिलाइज कर लिया, आपने वो टाइम गुजार लिया, अब आपका वो एक्सपेंस बन गया। आपने कोई बिल्डिंग पर रेंट पर ली थी और उसके अगेंस्ट आपने रेंट पे किया, अब वो टाइम जब गुजर चुका है तो दैट बिकम्स योर एक्सपेंस। इससे पहले आपकी वो कॉस्ट थी। देन यूटिलिटीज़, डिफरेंट आपके एक्सपेंसेस थे। यूटिलिटीज़ में आपके बिल्स आ सकते हैं, आपका टेलीफोन का बिल है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आपका गैस का बिल, ये सारे आपके बिल्स हैं। तो व्हेन यू हैव गेन्ड अ बेनिफिट फ्रॉम दीज थिंग्स दैट बिकम्स योर एन एक्सपेंस, बिफोर दैट दे आर कंसिडर्ड एज एन कॉस्ट। सो द टोटल अमाउंट इज 3650 फॉर दीज एक्सपेंसेस। वी हैव पेड कैश, इट मीन्स वी वुड डिडक्ट 3650 from the cash and that would be directly deducted from the capital as well। जिस तरह हम रेवेन्यू को ऐड करते हैं अपने कैपिटल में, इसी तरह उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस को कैपिटल में से माइनस करेंगे। नाउ द टोटल रिमेनिंग कैश इज 8850 and your capital is 28850, no change in the other accounts। Now again, in the sixth transaction, Opportunities Incorporation paid 950 to creditors during the month। Another transaction, आपने जो थर्ड ट्रांजैक्शन में सप्लाईज परचेज की थी उसके अगेंस्ट नाउ यू आर पेइंग 950 रुपीज़, 950 रुपया पे किया जा रहा है। तो इट मीन्स यू आर पेइंग कैश, कैश में से डिडक्ट हो गई आपकी अमाउंट और उधर से आपके फिर जो लाइबिलिटी थी दैट वुड बी रिड्यूस्ड। कैसे ट्रांजैक्शन की हमने, वी डिडक्टेड 950 फ्रॉम द कैश and we deducted 950 from the liabilities. Now net balances of both accounts are cash 7900, no change in the supplies, no change in the land, but your liabilities are reduced with the 950, remaining amount is 400 and there is no change in the capital account, that is equal to 28,850. Again go back in the next transaction, we see that at the end of the month the cost of supplies on hand is rupees 550 and so rupees 800 of supplies were used. If a person do not tell us about this 800 amount, then we can easily assume that we have left only 550 हमारे पास मौजूद है, बाकी हमने फिर उनको इस्तेमाल कर दिया हुआ है, हमने उनको एक्सपेंस कर दिया हुआ है, हमने उनको यूटिलाइज कर दिया हुआ है। अब कैसे इसकी ट्रांजैक्शन करेंगे हम, यू डिडक्ट 800 फ्रॉम द सप्लाईज एंड यू डिडक्ट 800 फ्रॉम द कैपिटल बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंस, 800 is your an expense and expense is deducted from the capital, whereas you had supplies 1350, you deducted 800 and now we have left 550 supplies. अब आपके पास तीन अकाउंट बैलेंसेस हैं एसेट साइड पर, 7900 कैश, सप्लाईज 550 एंड लैंड 20,000, लाइबिलिटीज 400 लेफ्ट एंड योर कैपिटल 28,050 लेफ्ट। अब इन दोनों का अगर आप
इनको ऐड अप करें, that should also be equal to the liabilities plus owner's equity. Now in the final transaction we see at the end of the month Javed withdrew rupees in cash from the business for personal use. अब उसने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कैश विड्रॉ की है। हमने देखा था कि आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी थी, वो चेंजेस का वर्ड हम क्यों यूज़ करते थे? इट मीन्स the owner is adding something and owner is deducting something. जब वो अपने कैपिटल से निकलवा रहा है अमाउंट तो वो विड्रॉ कर रहा होता है, जिसका इफेक्ट आपके कैपिटल पे होता है. When he or she is adding something additional investment, तो इट मीन्स कि उसमें वो एड अप कर रहा होता है, स्टिल आपकी ऑनर्स इक्विटी में चेंज आ रहा होता है. तो अब इस ट्रांजैक्शन में हमने 2000 विड्रॉ किए, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? क्योंकि वो कैश विड्रॉ कर रहा है तो 2000 कैश यहाँ से विड्रॉ किया और 2000 आपके कैपिटल अकाउंट में से विड्रॉ किया. नेट आपके पास अब कैश अवेलेबल है 5900 प्लस 550 supplies plus land 20,000, liabilities no change 400, but there is a change in the capital that is reduced with the 2000. Now we have 26,050. अब इन दोनों को आप ऐड करें और फिर इन तीनों को ऐड करें, that should be equal. Equal किस तरह होंगे? That would be 26,450. इन तीनों को आप ऐड करें तो that should also be 26,450. It means our calculation is correct. So this is a repetition. Basically we should know, because from these transaction we would go in the financial statements. अब इनका इफेक्ट कैसे कैसे होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हमने उनको कैसे ऐड करना है. Now we see, we should also remember these 8 transactions. इन 8 ट्रांजैक्शन को जब हम याद रख लेंगे तो उसके बाद हमारी फिर नेक्स्ट ट्रीटमेंट चलेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की. अब यहाँ पर हमने सिर्फ बेसिक 3 एसेट्स यूज़ किए हैं. इफ़ वी नो द नेचर ऑफ एसेट्स वी कैन ऐड अप एट मैक्सिमम एज वी कैन. अब आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैश है, हमारे पास लैंड मौजूद है, सप्लाईज मौजूद है, हम बिल्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं. इसके अलावा और हमारे पास करंट एसेट्स हैं, हमारे पास रिसीवेबल्स होते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं. बट द फर्स्ट पॉइंट इज दैट वी शुड नो द नेचर ऑफ एसेट्स. जब हमें नेचर पता चल जाएगा तो इसमें हम बेहिसाब अपने अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं एसेट्स के. लाइबिलिटीज़ का भी इसी तरह है, हमारे पास अकाउंट पेएबल है, हमारे पास नोट्स पेएबल है, हमारे पास इसके अलावा कुछ और भी लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं. तो बेसिक यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन लाने का मकसद ये है कि वी शुड बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देन वी वुड मेक आवर कॉम्प्लेक्सिटीज एंड देन वी विल मेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस. नाउ फ्रॉम दैट एरिया वी आर मेकिंग एन इनकम स्टेटमेंट. आपके पास वी शुड रिमेंबर द ट्रांजैक्शंस विच आर इफेक्टेड इन द अकाउंटिंग इक्वेशन. From that accounting equation we are developing basically income statement. If you could remember, we earned a fee of rupees 7,500. We performed services and we earned this revenue 7,500, and we made different expenses. Wages 2,125, rent expense 800, supplies 800, utilities 450, miscellaneous 275. So we add up these expenses and we get a total amount of 4,450 as a total expense. So we deduct this amount from our total revenue. Our net profit would be 3,050. So we took up those components which are relevant to the income statement. हमने बाकी कंपोनेंट्स को कुछ नहीं किया, जो हमारे इनकम स्टेटमेंट से रेलेवेंट थे वो हमने उठा लिए, एंड दैट इज प्रेजेंटेबल टू द ओनर्स. इफ फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंपनी एंड वी
took owners as an external users. अब उनको हम ये प्रेजेंट कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट कि we earned a revenue of rupees 7,500. From that we deducted our expenses and now we have a net amount of income that is 3,050. That would go in the owner's equity. जाहिर इनकम है, उसने ऑनर्स इक्विटी में जाना, एक्सपेंसेस हैं वो ऑनर्स इक्विटी में जाते हैं. हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में टोटल रेवेन्यू को ऐड किया था और उसमें से एक्सपेंसेस माइनस किए थे. अब अगर हम उसको नहीं करते हैं तो हम सिंपल इस 3050 को अपने कैपिटल में इंक्लूड कर सकते हैं. देन वी मेड अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी. आपके पास 25,000 ये स्टार्ट में कंट्रीब्यूशन था एंड देन वी एड अप नेट इनकम जो हमने लास्ट एक स्टेटमेंट बनाई है. उस स्टेटमेंट से हमने इनकम को लिया एंड वी एड अप इन 20,000. नाउ अ टोटल इन्वेस्टमेंट इज एट दैट टाइम 28,050 एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन फ्रॉम आवर अकाउंटिंग इक्वेशन वी सी जावेद इकबाल विड्रू 2,000 कैश फॉर पर्सनल यूज. वो उसकी ड्राइंग्स थी तो अब वो 2,000 उसने माइनस किया. अब आपके पास इस वक्त जो नेट अमाउंट अवेलेबल है दैट इज 26,050. एंड इफ़ यू कुड रिमेंबर अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे पास जो कैपिटल नेट कैपिटल था आफ्टर डूइंग ऑल आवर ट्रांजैक्शन दैट वाज 26,050 रुपीज़. अब दिस 26,050 वुड गो इन द बैलेंस शीट. कैसे जाएगा वी सी. आपके पास ये यहाँ पर 26,000 की अमाउंट 26,050 जो हमने वहाँ से निकाल ली है. दिस इज जस्ट टू शो अ डिफरेंस बिटवीन आवर अकाउंटिंग इक्वेशन नेट रिजल्ट्स एंड आवर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी. नाउ दिस इज अ बैलेंस शीट. योर नेट कैश इज 5,900. आप अगर वो ट्रांजैक्शन देखें जो हमने लास्ट में की थी. देन सप्लाईज लेफ्ट 550 and then land 20,000. So total amount is 26,450. Accounts payable 400. Capital 26,050. Total amount is again 26,450. Now we can make a comparison of accounting equation with the balance sheet that both have a same amount. We made different transactions in the accounting equation but we made different accounts, took it in the balance sheet and now the results are equal. Both have the same values. Now when the balance sheet displays liabilities and owner's equity below the assets, the report form is being used. Before that we have used an accounting form. Accounts form, you have assets on one side, liabilities and owner's equity on the other side. But when we are making in a report form, we have to make an asset at first, then we make liabilities second and owner's equity third one. Now in the report form we make our balance sheet like this. Our assets, in our previous example we took cash, supplies and land. These were the basic three items. We made amounts and then total amount. In liabilities we use liabilities plus owner's equity title and then we make liabilities first, then owner's equity second and a total liabilities plus owner's equity. So that would be a total amount. That is a report form. But in the financial statements which are used by the external users, an account form is used. They do not use a report form, they used an account form, assets on the one side and liabilities on the other side. The fourth and the final financial statement is statement of cash flows. This statement consists of three components: cash flows from operating activities, cash flows from investing activities and cash flow from financing activities. In the first one, operating activities, this section reports a summary of cash receipts and cash payments from operations
जो नॉर्मल आपने ऑपरेशंस बिजनेस के किए होते हैं, जिसके अगेंस्ट आपको कैश आ रही होती है या कैश जा रही होती है, whether you have an inflows of cash or an outflows of cash. So we add up all these items in this area. In the second one, cash flows from investing activities, this section reports the cash transactions for an acquisition and sale of relatively permanent assets. आपके पास जैसे एग्जांपल थी लैंड की, this is a permanent asset, your building is your permanent asset. Then maybe you have a furniture, your permanent asset. So purchase and sale of these assets are done in the second part. Then final one is cash flow from financing activities. This section reports the cash transactions related to investment by the owners, borrowings and cash withdrawals by the owner. अब जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में 8 ट्रांजैक्शंस यूज की थी, उनकी कैसे यूटिलाइजेशन है कैश फ्लो स्टेटमेंट में. लेट्स सी. कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स 7,500. दिस इज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस. देन डिडक्ट कैश पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस एंड पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स. वी पेड 950 to the creditors. We paid cash to different expenses like wages, miscellaneous expenses and some other expenses. We paid total amount that was 4,600. So net cash flows from operating activities, that is total 2,900. This is from a first part of cash flow statement. In the second part, from investing activities, we purchased land for rupees 20,000. We paid cash. So it means that we use a braces symbol showing the negative value. It means that this cash is going out from the business. So this is an outflow of cash, 20,000. So there is no other transaction. We will go up to this amount. Then the third component of cash flow statement was cash received as an owner's investment, 20,000, that is contributed by the owner, and then 2,000 withdrawal by the owner. So total amount is at the time 23,000. We can use also a braces like the investing activities. So net amount is 23,000. So this is a plus amount, this is a negative amount, and this is also a positive amount. So net cash balances are 5,900. This is add up 29,000, this is minus, and this is again a plus 23,000. So total cash is 5,900. So again we would go back in the accounting equation. We can see that our net cash was 5,900. Look at the balance sheet. This is a matching value of cash. We have taken it from the accounting equation, but this would go from the cash flow statement. We are not taking all these values from the accounting equation. We are taking these financial statements as a separate thing, and we are adding and deducting our transactions relevant to these financial statements. We are not taking any transaction from the accounting equation. That was only to show the net results. This value is shown in the accounting equation. 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 This value is also shown in the accounting equation. So all values are shown in the accounting equation, and we made a total of both asset sides and liabilities in accounting equation, which is also equal to this value. Before that, we have already talked about the investment by the owners and investment made by the creditors. We have to make a leverage, that how much an investor should invest in the organization and how much the investor should borrow funds from the financial institutions, from the friends, from the other organizations. Owners has to take a profit for his or her investment, whereas the creditors have to take interest against their amount. But how much the leverage should be between both? Because our assets are financed maybe
by the liabilities R and owner's equity. So to what extent creditors have provided the money, to what extent the owners have provided the money? It depends upon the nature of the organization and nature of the industry. If we take an example of banks, owners have invested a very small amount, whereas the creditors have invested huge amount, because a nature of business is totally different. This business goes with the depositors rather than the investors, because people have to deposit maybe from the short term, long term deposits and many more things. And banks provide also loan to the other person, those who need the money. So we have to make a leverage depending upon the nature of the business. Banks, they have a very different nature. Manufacturing organization, they have a very different nature. Trading industry, they have a very different nature. So we have to see the nature and then we go for a leverage, that how much we should invest in the organization and how much we have to take loan or borrow funds from the financial institutions. This is done basically tools for financial analysis and interpretation. The ratio of liabilities to owner's equity, or we used to call it debt equity ratio, allows owners like Javed Iqbal to analyze the firm's ability to withstand poor business condition. Now, ratio of liabilities to owner's equity, total liabilities divided by total owner's equity. How much we have taken loan from the creditors and how much we have invested. What is the relationship between both? Now, at the end of the chapter, this is an overview that we have made a collective transaction of accounting equations, how they are being treated, then treatment of these transactions. From these transactions we developed income statement, we developed statement of changes in owner's equity, we developed balance sheet and statement of cash flows. At the end we made a leverage. Let me explain at the end that all these financial statements which are made according to the international accounting standards are prepared in financial accounting. These financial statements are interrelated with each other by one component or another. Like income statement, income goes in the owner's equity. So owner's equity goes in the balance sheet, whereas cash flow statement also goes in the balance sheet. That is why the most important financial statement is balance sheet. That shows a financial position of the organization, whether it can run its business or not. अगर वो organization उसकी financial position इतनी अच्छी नहीं है तो वो इतने अच्छे तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकेगी और हो सकता है मार्केट में compete भी ना कर सके. अगर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि उसके पास स्ट्रांग एसेट्स मौजूद हैं तो फिर उसकी इनफ्लो भी ज़्यादा होगा, उसका रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होगा, कैश भी उसके पास ज़्यादा होगी अपनी कॉन्टीजेंसीज को फुलफिल करने के लिए. और एट द एंड आपके जो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल यूज़र हु इज़ योर ओनर, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, वुड बी मोर हैप्पी विद दैट कि their business is growing on yearly basis. They are adding our assets. हर साल उसके assets में इजाफा हो रहा है. जो assets हैं that belongs to the owner. So thank you very much, and this is a completion of chapter number 1 and lecture number 2.